हो जाते हैं। उस टीचर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि ये बंदा उड़ कैसे सकता है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि उन 5 क्रिमिनल्स में से एक डॉयले था, जो कि मेरा फेवरेट है। और वो बाकी से कहता है कि भाई ये टीचर तुम्हें इतना कुछ बोल गया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो भाई मैं ना सहता। इसके मुंह पे एक जोरदार पंच मार देता। उस टीचर के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। ये देखकर बाकी रोने का नाटक करने लगता है और बोलता है मुझे तो डर लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना, तुम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, क्या तुम मुझे मारने आए हो। और इससे पहले कि डॉयले बाकी लोगों पर अटैक करता, बाकी एक जोरदार किक डॉयले के मुंह पर मारता है और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। डॉयले एक चाकू निकाल लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है बहुत खूब, तुम सिर्फ 17 साल के हो लेकिन हर खतरे को भांप लेते हो, तुम जानते हो कि तुम्हारा दुश्मन कितना ताकतवर है और उसके साथ कैसे फाइट करनी है। लेकिन बाकी डॉयले की बातों पर ध्यान नहीं देता और क्लासरूम की खिड़की से जंप मारकर नीचे आ जाता है। उसके भागने का पर्पस सिर्फ यही होता है कि उसकी क्लास वालों को ये पता ना चल जाए कि वो एक अंडरग्राउंड रेसलर है, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चल गया पूरा का पूरा स्कूल उससे डरने लगेगा। और जैसे ही बाकी नीचे पहुंचता है, बाकी एक माली के पास से गुजरता है जो कि कुछ पत्तों को काट रहा होता है या फिर कहूँ तो नाटक कर रहा होता है। और जैसे ही बाकी उसे गुड मॉर्निंग कहता है तो वो बंदा बाकी पर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है। दरअसल ये कोई माली नहीं, ये यानागी है, उन्हीं 5 क्रिमिनल्स में से एक, और इन सभी में से सबसे ज्यादा खतरनाक है। और फिर देखते ही देखते यानागी अपने हाथ में मौजूद उन वेपन्स को घुमाना शुरू कर देता है। वो एक ननचक्कू की तरह वेपन होता है और उसके दोनों सिरों पर कांटों की तरह तेज कुल्हाड़ियां लटकी होती हैं। अगर वो वेपन बाकी की बॉडी से टकरा गया तो वो उसकी बॉडी को चीर डालेगा। और फिर वो अपने वेपन को घुमाता हुआ, जो कि एक चैन के साथ बंधा होता है, उसे जमीन पर गिरे हुए एक पत्थर की तरफ टकराता है। और वो पत्थर इतनी स्पीड से बाकी की तरफ आता है कि बाकी उसे ठीक से देख तक नहीं पाता, लेकिन किसी न किसी तरीके से उसे डॉज कर लेता है। बाकी को अंदाजा हो जाता है कि उसकी जान भी खतरे में है और यानागी एक के बाद एक अटैक करना उस पर शुरू कर देता है। और बाकी को उसके अटैक्स को डॉज करने में काफी ज्यादा मुश्किल आती है। और यानागी बाकी की तारीफ करते हुए से कहता है तुम्हारी आंखें काफी तेज हैं, हालांकि मैंने अपने हथियार को एक रस्सी की चेन के साथ बांधकर बनाया है जिससे उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है, लेकिन तुम फिर भी मेरे वेपन्स के अटैक को देख पा रहे हो, ये बहुत ही इंप्रेसिव बात है। वो अपने एक वेपन को निकालकर बाकी को पकड़ा देता है और अपने दूसरे वेपन को रस्सी में बांधकर अपनी स्पीड को डबल कर देता है और कहता है सिंगल वेपन को यूज करना 2 वेपन से ज्यादा आसान होता है। अब देखता हूँ बेटा कैसे बचते तो मेरे अटैक से। और फिर देखते ही देखते वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है काफी ज्यादा और वो उस पर अटैक कर देता है और बाकी के हाथ में जो वेपन होता है वो उसको भी बीच में से काट देता है। और इसी फाइट के दौरान जैसे ही यानागी अपनी पूरी फुल फोर्स के साथ बाकी पर अटैक करने की कोशिश करता है तो बाकी अपनी शर्ट को उतार देता है और वो शर्ट उसके वेपन में फंस जाती है, जिसका मतलब है कि यानागी के दोनों वेपन्स अब बेकार हो चुके हैं। इसी दौरान पीछे से शिबुकावा वहाँ पर आ जाता है और वो जैसे ही यानागी का नाम लेता है और यानागी जैसे ही मुड़कर पीछे देखता है तो वो पानी से भरी हुई केतली को यानागी को पकड़ा देता है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि बहुत पहले यानागी ने ऐसी ही सेम हरकत की थी शिबुकावा के साथ, पर उस टाइम उस केतली में गर्म पानी था जिसकी वजह से शिबुकावा के दोनों हाथ जल गए थे। और ये पूरा इंसिडेंट अब वो यानागी के साथ रिपीट करता है। दरअसल वो यहाँ पर उससे बदला लेने आया होता है, पर तभी हम देखते हैं कि वो पानी गर्म नहीं होता, वो ठंडा पानी होता है। ये शिबुकावा का एक छोटा सा मजाक होता है जिसको यानागी शुरू में समझ नहीं पाता और शिबुकावा अपना मुंह फाड़ फाड़ के हंस रहा होता है और कहता है भाई मजा आ गया भाई आज तो। लेकिन शिबुकावा अपनी अटैक को यूज करते हुए यानागी के वेट और उसकी फोर्स को उसी के खिलाफ यूज कर देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। ये देखकर बाकी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, पर यानागी भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला होता और शिबुकावा काफी जख्मी हो जाता है। अब यानागी के हाथ में हम एक ऐसा वेपन देखते हैं जो कि किसी शेर के पंजे जैसा होता है और फिर शिबुकावा बाकी से कहता है लगता है हम दोनों को मिलकर इससे फाइट करनी होगी, क्योंकि जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो हमने डिसाइड किया था कि इसका कोई रूल नहीं है। ये कहते ही शिबुकावा, जिसके हाथ से खून बह रहा होता है, यानागी के मुंह पर खून के छींटे फेंक देता है जो कि सीधा जाकर उसकी आंखों में गिरते हैं और वो थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है। शिबुकावा इस मौके का फायदा उठाता है और अटैक कर देता है और वो बाकी को भी कहता है ओए तुम भी मेरी मदद करो। वो दोनों मिलकर उससे फाइट करते हैं। यानागी धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा होता है पर वो जरा भी नहीं घबराता। बाकी यानागी के पेट पर एक जोरदार किक मारता है, अपनी हिप्नोटाइज करने वाली एबिलिटी का यूज करता है और बाकी का नाम पुकारता है और उससे पूछता है बाकी दुनिया की सबसे खतरनाक गैस कौन सी है? मेरी बातों पर ध्यान दो बाकी। बाकी धीरे धीरे उसकी बातों में गुम होने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। वो उसके माइंड को हिप्नोटाइज कर रहा होता है और चलते चलते यानागी बाकी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। शिबुकावा उसे बोलता है ओए स्नैप आउट ऑफ इट, क्या कर रहे हो ये? वो तुम्हें मार देगा, वो तुम्हारे पास आ रहा है बहुत ज्यादा। पर बाकी तो मानो किसी और ही दुनिया में होता है और यानागी इस मौके का फायदा उठाकर वो अपने गैस के हैंड को बाकी के नाक के पास आकर रख देता है, जिसकी वजह से बाकी बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें खुली होती हैं और तभी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एक सुमो रेसलर बेड पर लेटा हुआ होता है। दरअसल इस बंदे पर भी यानागी ने हमला किया था अपनी पॉइजनस गैस की मदद से, और क्योंकि सांस के जरिए जब कोई पॉइजनस गैस इनहेल की जाती है वो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी बॉडी
में फैलने लगती है और आप हिल डोल नहीं पाओगे। यही सेम चीज अभी बाकी के साथ हो रही थी। इसी टेक्निक की वजह से यानागी को ये टाइटल मिला था, जो कि था द पॉइजनर। बाकी एकदम बेहोश पड़ा होता है और फिर यानागी बाकी से पूछे हुए सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैंने तुमसे पूछा था ना कि सबसे पॉइजनस गैस कौन सी है, तो वो होती है ऑक्सीजन, क्योंकि हवा में 24 घंटे ऑक्सीजन होती है। हर एक बंदा ऑक्सीजन को इनहेल करता है और अगर मैं इसी ऑक्सीजन को अपनी ताकत बना लूं तो मैं अपने ओपोनेंट को आसानी से हराने में कामयाब हो पाऊंगा। और ये सब बोलने के बाद वो बाकी को जगाकर वहाँ से फरार हो जाता है। शित्सुनारी अपने सभी फाइटर्स को बुलाता है और रज की गालियां देता है उन्हें, और वो खास तौर पर बाकी से कहता है कि तुम यानागी से हार जाओगे, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बाकी मेरा नंबर 1 फाइटर बगैर किसी रूल के हार गया। मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और उन सभी की इंसल्ट करने के साथ साथ उनको मोटिवेट भी कर रहा होता है कि मार्शल आर्ट का ये मतलब नहीं है कि तुम सभी को एक अखाड़े में फाइट करनी है, बस ऐसा नहीं होता। तुम्हारा दुश्मन कहीं भी आ सकता है, तुम्हें हमेशा रेडी रहना चाहिए। ये सब सुनकर यानाहामा गुस्से में आ जाता है और टोकुगावा को कॉलर से पकड़ लेता है और उसे कहता है, ओ बुड्ढे, अपनी बकवास बंद कर तू, ठीक है, ये हमें पता है। ये सुनकर टोकुगावा को भी गुस्सा आ जाता है और वो यानाहामा के मुंह पर एक पंच मार देता है और उसे कहता है, ओए नीचे उतार मुझे डरा रहे हो तुम, ओए नीचे उतार मुझे। वो रोते हुए से कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारे हारने का सबसे ज्यादा अफसोस है, क्योंकि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम यानाहामा उन फुद्दुओं से हार जाओगे, और खास तौर पर बाकी, तुम पर बहुत ज्यादा यकीन था मुझे, पर तुमने मेरी नाक कटा दी। बाकी ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे काफी गिल्टी महसूस होता है। बाकी वहाँ से जाने लगता है और फिर वो जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है तो वो अपने सामने डोरियन को पाता है, जिसके हाथ में गैसोलीन होती है और हाथ में एक लाइटर। उसका प्लान होता है कि वो उन सभी फाइटर्स को एक ही जगह पर जला देगा। इस पहले कि वो गैसोलीन फेंककर आग लगाता, तभी काटसुमी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके हाथ से वो लाइटर ले लेता है और डोरियन को नीचे गिराने के बाद वो सारा का सारा गैसोलीन डोरियन पर गिर जाता है। ये देखकर डोरियन थर थर कांप रहा होता है, क्योंकि कात्सुमी उसके ऊपर लाइटर लेकर बैठा होता है और एक चिंगारी पड़ते ही वो मर जाएगा। इसी वक्त डोरियन सोचता है कि ये काफी बदल चुका है पहले से। कात्सुमी उसका मजाक उड़ाते हुए से कहता है, अरे डरो मत, मैं आग नहीं लगाऊंगा, वरना तुम में और मुझ में कोई फर्क थोड़ी रह जाएगा। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मेरी स्पिरिट अभी जिंदा है। और तभी ये सब बोलते ही कात्सुमी वो लाइटर डोरियन के ऊपर फेंक देता है और डोरियन की बॉडी पर आग लग जाती है और कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, ये सब कुछ मैंने तुमसे ही सीखा है डोरियन, एक नंबर के लीचड़ हो तुम, तुम्हारे साथ कोई फेयर फाइट नहीं करने वाला मैं। डोपोरोची कहता है, शाबाश मेरे बेटे, बहुत ही बढ़िया काम किया तुमने। वैसे भी मार्शल आर्ट्स का मतलब जीतना ही होता है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और तभी डोरियन वापस से खड़ा हो जाता है। उसकी बॉडी अभी थोड़ी देर पहले जल रही होती है और वो जैसे ही होश में आता है उसके मुंह से बहुत बड़ी भाप निकल रही होती है। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी बॉडी पर लगी हुई सारी आग को एब्जॉर्ब कर लिया है और एक भाप के जरिए उसे धुएं में उड़ा दिया हो। डोरियन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, अभी अगला कौन है? और फिर डोपोरोची आगे बढ़कर कहता है, ऑफ कोर्स मैं लड़ूंगा तुमसे, अपने कटे हुए हाथ का बदला भी तो लेना है मुझे तुमसे। तभी कात्सुमी कहता है, अभी नहीं डैड, आपको भी मौका मिलेगा, पर उससे पहले मेरे टीचर इससे फाइट करना चाहते हैं, जिसका नाम कातो कियोसुमी होता है। और फिर देखते ही देखते वो डोरियन पर अटैक कर देता है। वो एक के बाद एक खतरनाक अटैक करता जाता है उस पर और वो डोरियन से कहता है, ओए तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक लेजेंडरी मार्शल आर्ट के हाथ को काटने की? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी बात सुन भी रहे हो तुम? डोरियन उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। कात्सुमी बोलता है, लगता है तुम्हारे कान किसी काम के नहीं है, शायद तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता है। चलो मैं तुम्हारी कान ही काट देता हूँ, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। और ये बोलते ही वो डोरियन के कानों को अपने हाथ से ही काट देता है। दरअसल उसके हाथ में एक बारीक सी स्ट्रिंग होती है, वो इस वेपन का यूज करता है उसके कान को काटने के लिए। डोपोरोची कहता है कि असल में कराटे क्या होते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और ये बोलते ही वो एक जबरदस्त किक मारता है डोरियन के। वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी डोरियन इस मौके का फायदा उठाकर अपनी उस इनविजिबल स्ट्रिंग के जरिए कात्सुमी और उसके टीचर को उस स्ट्रिंग से बांध देता है। और फिर वो जैसे ही उनके टुकड़े टुकड़े करने वाला होता है, डोपोरोची अपने हाथ की मदद से ही उस स्ट्रिंग को काट देता है। ये देखकर डोरियन हैरान हो जाता है कि मेरे पास दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पतली स्ट्रिंग है और इस बंदे ने अपने हाथ से ही उसे तोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है? ये स्ट्रिंग तो इतनी मजबूत है कि ये किसी हेलीकॉप्टर को भी रोक सकती है। तो इस बंदे ने कैसे इसे तोड़ डाला? और जैसा कि हमें पता है कि डोपोरोची के हाथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, डोरियन अपने मुंह से एक ग्रेनेड निकालता है और ग्रेनेड की पिन फेंकते ही एक जोरदार धमाके के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। पर इनसे उन लोगों को ज्यादा डैमेज नहीं होता और वो सभी लोग टोकुगावा की जान बचा लेते। और डोरियन एक पाइपलाइन की मदद से नीचे गटर में पहुंच जाता है अपनी जान बचाते हुए, जहाँ उसने सोने के लिए अपना एक बेड भी लगाया होता है और फाइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी जगह भी होती है, जिसका मतलब है कि वो अंडरग्राउंड रहना पसंद करता है। और जैसे ही वो हेडफोन लगाकर सुकून से गाने सुन रहा होता है तो कात्सुमी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है और डोरियन से कहता है, तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते बच्चू। डोरियन उसे देखकर कहता
कहता है तुम वो इंसान नहीं हो जो मुझे हरा सकता है और हार का मजा चखा सकते हो। कात्सुमी उससे पूछता है कि तुमने इस जगह को क्यों चुना। डोरियन उससे बताता है कि बचपन में जब उसके परिवार पर फौज ने अटैक किया था तो वो लोग अंडरग्राउंड हो जाया करते थे और एक टनल बनाकर अपनी जान बचा लिया करते थे। वो इस जगह को बचपन से जानता है और अपनी जान बचाने के लिए अक्सर इस टनल में आ जाया करता था। कात्सुमी कहता है कि मुझे तुम्हारी ये सैड स्टोरी सुनकर काफी ज्यादा दुख हुआ, और ये कहते हुए वो एक जोरदार किक डोरियन के मारने की कोशिश करता है, पर डोरियन उसकी इस किक को डॉज कर लेता है और अचानक से उसकी लेफ्ट साइड पर आ जाता है और एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना तुम वो नहीं हो जो मुझे हरा सकता है। और फिर जैसे ही डोरियन उसे पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है तो वो शराब जो वो थोड़ी देर पहले पी रहा होता है उसकी बोतल को तोड़ता है और अपनी हाथों में ग्रीस लगाने के बाद उस बोतल के टुकड़ों को उस ग्रीस पर चिपका देता है और अब उसका हाथ एक वेपन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और फिर जैसे ही इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है तो कात्सुमी अपने पीछे पड़े हुए ड्रम को उठाकर डोरियन के मुंह पर फेंकता है, पर इस बार डोरियन काफी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा होता है और उसके ड्रम अटैक को आसानी से रोक लेता है। और कात्सुमी को रियलाइज हो जाता है कि डोरियन को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब यहाँ पर जिंदगी और मौत की फाइट होने वाली है। वो डोरियन पर अटैक करने की कोशिश करता है पर उसके हाथ में वो बोतल के टुकड़े होते हैं जिसकी मदद से वो कात्सुमी के पाँव को काट देता है। कात्सुमी समझ जाता है कि डोरियन के टैग अब ऐसे हो गए हैं जैसे किसी ने कांटों वाला आर्मर पहन लिया हो और इस पर सीधा अटैक करना खतरे से खाली नहीं है। और फिर डोरियन उसे कहता है तुम्हारे पंच में जान नहीं है, जाओ पहले डोपो ओरोची से कुछ सीख कर आओ। वो असली कराटे जानता है। ये सुनकर वो समझ आता है कि डोरियन उसे पोक कर रहा है, ये मेरा हौसला कम करना चाहता है। पर वो कहता है कोई बात नहीं, जब मैं ये फाइट जीत जाऊंगा तो डोपो ओरोची भी मुझ पर नाश करेंगे। और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।